Yes, we have started with the residential status. First of all, why is it necessary to decide the residential status? क्यों ढूंढना पड़ता है रेसिडेंशियल स्टेटस? ऐसे ही पोर्शन के अंदर है टाइम पास करने के लिए. यस, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज रेसिडेंशियल स्टेटस पे क्या डिपेंड करता है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स. क्या डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस पे? Incidence of tax. Incidence of tax means what? Whether a particular person, I am talking about person, not only individual, whether a particular person is liable to pay tax in India or not, that will depend upon his residential status. If he is resident, then he will pay tax in India. If he is non-resident, then he will not pay tax in India on certain income. वो हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम में. कौन से इनकम पे टैक्स भरेगा नहीं भरेगा वो हम देखेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर. बट रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है? डिपेंडिंग अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस द टैक्स इंसिडेंस इज आइडेंटिफाइड. ओके, अब उसके अंदर हम लोग को सबका नाउ डज रेसिडेंशियल स्टेटस रिमेन्स सेम एवरी ईयर और इट चेंजेस एवरी ईयर? It can change every year. So we have to find residential status every year. ऐसा नहीं कि इस साल रेसिडेंस है तो वो लाइफ टाइम इंडिया का रेसिडेंस रहेगा. नो, इफ ही इज रेसिडेंट दिस ईयर देन नेक्स्ट ईयर ही कैन बिकम द नॉन रेसिडेंट. ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाउ मेनी डेज यू हैव स्टेड इन इंडिया. ओके, हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी डेज यू हैव स्टेड इन इंडिया फॉर एन इंडिविजुअल. जितना इंडिया के अंदर टाइम स्पेंड किया रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है वेदर यू आर रेसिडेंट और वेदर यू आर नॉन रेसिडेंट. ओके, देन वी हैव सीन, फिर हम लोग ने स्टार्ट किया था रेसिडेंशियल स्टेटस का इंडिविजुअल के लिए स्टार्ट किया था. सो व्हाट वाज फॉर इंडिविजुअल? वी हैव प्रिपेयर्ड द चार्ट. उसके पहले भी क्या था? जो इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल एंड HUF. So persons, individual and HUF, they could be either resident or they could be either non-resident. In resident, they could be further classified as ordinarily resident or they could be further classified as not ordinarily resident. We can call it as resident and ordinarily resident, जिसको बोलेंगे R and OR. एंड जो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है उसको बोलते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आर बट नॉर. आया समझ में इतना? ठीक है, ये किसका रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है? इंडिविजुअल और HUF. बट व्हाट अबाउट अदर पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल और HUF? जैसे फर्म, कंपनी, AOP, BOI, AGP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी. इनका रेसिडेंशियल क्या हो सकता है? दे कुड बी ईदर रेसिडेंट और दे कुड बी ईदर नॉन रेसिडेंट. वहां पे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है. ठीक है, फिर हम लोग ने इंडिविजुअल के लिए स्टार्ट किया था. क्या था? जिसके अंदर इंडिविजुअल R एंड OR. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल जो है वो 3 क्लासेस में बाइफरकेट हुआ है. पहला कौन सा क्लास है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, जिसको हम बोलेंगे R एंड OR. सेकेंड कौन सा क्लास है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, जिसको बोलेंगे R बट नॉर. एंड थर्ड कौन सा क्लास है? नॉन रेसिडेंट. राइट, अब ये जो है वेदर एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट और R बट नॉर और नॉन रेसिडेंट, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? डिपेंडिंग अपॉन द conditions. ठीक है, depending upon the conditions. So how many conditions are given? There are 2 basic conditions given under section 6 subsection 1 and there are 2 basic conditions given under section 6 subsection 6. Is that clear? तो अगर कोई बंदे को if any individual wants to be R and OR, if he has to be R and OR, तो उसको क्या satisfy करना पड़ेगा? Any one basic condition and both the additional conditions. He has to satisfy any one basic conditions and both the additional conditions. In other words, I can say that if any individual satisfies any one basic conditions and both the additional conditions, then that person will be regarded as R and OR. ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इफ एनी पर्सन सेटिस्फाइज एनी
one basic conditions and either one additional condition or zero additional condition, then that person will be classified as R but not. But not. And if any person satisfies zero basic conditions, if he fails to satisfy any basic conditions and additional conditions are not applicable to him, मतलब दो basic conditions है, दोनों में से अगर उस individual ने एक भी condition satisfy नहीं किया, then that person will be regarded as non-resident. Is that clear? ठीक है. Then we have seen now what are the basic conditions. So they are given under section 6 subsection 1. क्या दिया है basic condition? सबसे पहला condition क्या है? Individual should be in India for 182 days or more during the previous year. Which is our previous year? Which is our previous year? 2021. So he should be in India for 182 days or more during previous year, that is 2021. फिर सेकेंड बेसिक उसके बाद क्या है, बीच में क्या आता है, 1 और 2 के बीच में क्या आता है, और का मतलब क्या, दैट इंडिविजुअल मे सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन और ही मे सेटिस्फाई सेकेंड कंडीशन. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, वेदर ही इज सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन और नॉट. अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फिर सेकेंड कंडीशन चेक नहीं करने का. लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ फिर सेकेंड कंडीशन चेक करने का. समझा. सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, फर्स्ट वी विल चेक दी फर्स्ट कंडीशन. कौन सा, 182 डेज वाला. इफ 182 डेज वाला कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन वी विल गो फॉर सेकेंड कंडीशन. अगर सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ही विल बी इधर आर एंड ओवर या फिर और आर बट नॉट. मतलब 1 out of 2 1 out of 2 आ गया. यस मैम आई हैड अ डाउट. यस मैम वो जो सेकंड कंडीशन है उसमें इंडिविजुअल शुड बी इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और 365 डेज मोर इन 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. मतलब 60 डेज में उसको मतलब प्रीवियस ईयर में 60 डेज मिनिमम उसको रहना है. हाँ. और 4 सालों को मिला के 365 डेज. यस. ओके मैम. ठीक है. ये दोनों अगर समझो, देयर इज मिस्टर ए प्रीवियस ईयर 2021 में इंडिया में रहा है सिर्फ 30 डेज के लिए. कितने डेज के लिए रहा है, 30 डेज के लिए. एंड प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1819, प्रीवियस ईयर 1718 एंड प्रीवियस ईयर 1617. अब इन 4 सालों के लिए ये यहाँ पे रहा है 100 डेज के लिए, इंडिया का बात कर रहे हैं. ये यहाँ पे रहा है 150 डेज के लिए, ये यहाँ पे रहा है 120 डेज के लिए एंड यहाँ पे भी रहा है 150 डेज के लिए. ठीक है. अभी चलो ये सिचुएशन है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फर्स्ट कंडीशन. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, He should be there in India. He should be in India for 182 days or more during the previous year. That is previous year 2021. तो previous year 2021 में वो कितने दिन के लिए रहा है, 30 days. 30 days के लिए. That means first condition satisfy हुआ, No. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ, बिकॉज कम से कम 182 डेज के लिए रहना चाहिए था. तो वो तो कितने डेज के लिए है, सिर्फ 30 डेज के लिए. तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ. अब तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा, सेकेंड कंडीशन देखना पड़ेगा. क्योंकि अपना क्या है, आर एंड ओवर, फिर आर बट नॉर एंड एन आर. इसमें क्या है, 1 out of 2 1 out of 2 एंड 0 out of 2. बेसिक कंडीशन का बात करें हम लोग. ठीक है. तो दोनों में से कोई तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तो वो रेसिडेंट बन जाएगा. दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा. अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ इसलिए अब हम जाएंगे सेकंड कंडीशन के तरफ. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, सेज ही शुड बी इन इंडिया फॉर 60 days or more during previous year and 365 days or more in 4 immediately preceding previous year. तो previous year 2021 में वो कितने दिन रहा है, 30 days
एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में कितने दिन के लिए रहा है? 100, 150, 150, 300, 400, 500, 520 डेज. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा रहना चाहिए एंड उसके पिछले 4 सालों का मिला के 365 डेज या उससे ज्यादा. तो ये वाला सेटिस्फाई हो गया, 365 डेज से ज्यादा वाला सेटिस्फाई हो गया. लेकिन फर्स्ट वाला सेटिस्फाई हुआ क्या? 60 डेज वाला. 60 डेज वाला समझ में आया तुमको? नो मैम. ओके, सो ये 60 डेज वाला कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन बीच में वर्ड क्या यूज किया है? व्हाट इज द वर्ड यूज्ड इन बिटवीन? एंड मींस दिस बोथ सिचुएशन हैज टू बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली. साथ में सेटिस्फाई होगा तो ही हम लोग बोलेंगे दैट सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड. बट इन दिस one is satisfied and one is not satisfied. It means second condition जो है, जो second basic condition है, even that is also not satisfied. तो first condition is also not satisfied, 182 days वाला, and the second condition है 60 days and 182 days वाला, 365 days वाला जो condition है वो भी satisfy नहीं हुआ. मतलब कितना basic condition satisfy हुआ? How many basic conditions are satisfied? 0 out of 2. How many basic conditions are satisfied? 0 out of 2. No, none of the basic conditions are satisfied. तो ये जो मिस्टर ए है इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट. ठीक है, क्योंकि क्या हो गया? 0 आउट ऑफ 2. तो नॉन रेसिडेंट बन गया, तो उसके बाद एडिशनल कंडीशंस चेक ही नहीं करने का. अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच? यस. नाउ इस यही एग्जाम्पल में चेंजेस कर दे. तुमको लिखना ही है एग्जाम्पल. यस, किसी को लिखना है जिसने नहीं लिखा है? Okay, we go for now second situation. समझो instead of this 30 days, I give you 80 days here. I am giving you 80 days. चलो, now tell me what will be the situation here. What will be the situation? So सबसे first क्या check करेंगे हम लोग? 182 days. 182 days. That is first condition. तो इंडिविजुअल शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो हुआ सेटिस्फाई कितने डेज के लिए है वो? ओनली 80 डेज. दैट मीन्स फर्स्ट बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड. फर्स्ट बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड. नाउ वी गो फॉर द सेकेंड बेसिक कंडीशन. व्हाट इज सेकेंड बेसिक कंडीशन? कि प्रीवियस ईयर 2021 में मिनिमम 80 डेज एंड प्रीवियस ईयर लास्ट 4 प्रीवियस ईयर 365 डेज. प्रीवियस ईयर में 365. इसका तो कितना हुआ था? 520, राइट? 520 डेज. तो क्या था? फर्स्ट प्रीवियस ईयर 2021 में 60 डेज से ज्यादा रहना चाहिए. तो ये कितने डेज के लिए है? 80 डेज. मतलब दिस वाला इज सेटिस्फाइड. फिर एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में कितना डेज के लिए रहना चाहिए? 365 डेज और मोर. तो ये कितने दिन के लिए है? 520 डेज. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. दैट एंड दोनों के बीच में क्या है? एंड दैट्स व्हाई बोथ द कंडीशंस आर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड. तो सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया. Yes. ठीक है. सो हाउ मेनी बेसिक कंडीशंस आर सेटिस्फाइड नाउ? One basic condition. That means 1 out of 2. तो वो ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया एंड ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया. ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया, ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया. इसका मतलब ये हुआ क्या कि इंडिविजुअल आर एंड ओ आर भी है एंड आर बट नॉर भी है. इसका मतलब क्या हुआ? 1 out of 2 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ. दैट मीन्स नाउ मिस्टर ए इज रेसिडेंट. मिस्टर ए क्या बन गया? रेसिडेंट बन गया.
बट वो आर एंड ओ आर है या आर बट नॉर है, वो डिपेंड करेगा एडिशनल कंडीशंस पे. ओके मैम. ठीक है, जैसे बेसिक कंडीशन यहाँ पे भी 1 आउट ऑफ 2, यहाँ पे भी 1 आउट ऑफ 2, मतलब इसका भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, इसका भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया. लेकिन वो आर एंड ओ आर है या आर बट नॉर है, वो किस पे डिपेंड करेगा, एडिशनल कंडीशंस पे. ठीक है, अगर दो एडिशनल कंडीशंस है, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो वो आर एंड ओ आर बन गया. अगर वो एक एडिशनल कंडीशन या 0 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो आर बट नॉर बन गया. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so we summarize it for an individual. बेसिक कंडीशंस, 2 बेसिक कंडीशंस. सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करने का, इंडिविजुअल शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर. अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सेकेंड कंडीशन पे जाने का. सेकेंड कंडीशन में क्या चेक करेंगे, इंडिविजुअल शुड बी इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. दोनों सेटिस्फाई, फर्स्ट सेटिस्फाई हो गया तो सेकेंड की तरफ जाने का ही नहीं. एंड अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हुआ तो इट विल बी कॉल्ड एज, ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट. ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट. लेकिन Resident. वो आर एंड ओ आर है या आर बट नॉर है, वो डिपेंड करेगा उसके एडिशनल कंडीशंस के ऊपर. आई होप इट इज क्लियर. यस. ठीक है, Yes, ma'am. तो समझ में आया फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन. अब थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि ये एग्जाम्पल में क्या देखा हम लोग ने कि इफ फर्स्ट कंडीशन वाज नॉट सेटिस्फाइड देन वी वर चेकिंग द सेकेंड कंडीशन टू चेक वेदर ही इज रेसिडेंट और नॉट. बट 3 लोग ऐसे हैं, कितने लोग, 3 लोग ऐसे हैं जिसके लिए हम लोग सिर्फ फर्स्ट कंडीशन पे ही डिसीजन लेंगे. फॉर देम सेकेंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल फॉर हुम सेकेंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल. अंडरस्टूड? तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे. अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो वो रेसिडेंट, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा. ठीक है, उसके लिए सेकेंड कंडीशन का चेकिंग एप्लीकेबल ही नहीं है. तो हु आर दोज पीपल? तो सबसे पहले आता है इंडियन सिटीजन. ठीक है, पहले एक बार हेडिंग देते हैं यहाँ पे. फर्स्ट, फॉर दिस कैटेगरी ऑफ पीपल, फॉर दिस कैटेगरी ऑफ पीपल सेकेंड बेसिक कंडीशन, second basic condition is not applicable. ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है इंडियन सिटीजन. इंडियन सिटीजन who leaves India, Indian citizen who leaves India during previous year for employment abroad. ठीक है, who leaves India during previous year for an employment abroad. फिर सेकेंड इज इंडियन citizen. Indian citizen who is a crew member, who is a crew member of an Indian ship, of an Indian ship, leaves India during the previous year, leaves India during the previous. Okay. And third category is Indian citizen or person of Indian origin. Indian
citizen or person of Indian origin who is engaged outside India in any employment, engaged outside India in any employment or a business or profession or a business or business or profession and visiting India during previous year and visiting India during previous year and his total income and his total income excluding income from foreign sources is up to rupees 15 lakhs during previous year. Yes, are you people writing? Yes, ma'am. Yes. Complete it, Yes, then I ma'am. will explain. Yes, Done, ma'am. done. Anyone writing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, complete it. Done writing? Yes, ma'am. Is anyone Last line. writing? हाँ Last line बात करिए. हाँ हाँ.
डन मैम। डन। ओके, सो क्या लिखा हम लोग ने, क्या पढ़ रहे हम लोग? पहले तो हम लोग पहले का चेक करते थे, वी वर चेकिंग द फर्स्ट कंडीशन, इफ फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन वी वर चेकिंग द सेकेंड कंडीशन. बट नाउ हियर देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल फॉर होम सेकेंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल. मतलब इनके लिए आप सेकेंड कंडीशन नहीं देख सकते. यू हैव टू टेक डिसीजन ऑन फर्स्ट कंडीशन. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? 182 days वाला. So if first condition is satisfied then he is resident. If first condition is not satisfied then he is non-resident. कौन है ऐसे लोग? तो सबसे पहले क्या है? इंडियन सिटीजन. वर्ड क्या यूज किया है यहाँ पे? इंडियन सिटीजन. ही शुड बी इंडियन सिटीजन. तो इंडियन सिटीजन who leaves India during the previous year for employment abroad. Which is our previous year? प्रीवियस ईयर 2021. ठीक है, कोई पर्सन था, देयर वाज मिस्टर ए. मिस्टर ए को क्या लगा? प्रीवियस ईयर 2021 में कनाडा में जॉब लगा. ठीक है, ही वेंट फॉर जॉब इन कनाडा. तो जब कनाडा में उसका जॉब लगा एंड वो 2021 में छोड़ के गया, इंडिया से गया, वाई? फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड. इन दैट केस वी विल चेक ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन. ठीक है, तो हम लोग मिस्टर ए का क्या चेक करेंगे? वेदर ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर. तो अगर 182 डेज से ज़्यादा है तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. बट इफ 182 डेज से कम है तो फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड एंड स्ट्रेट अवे ही विल बी नॉन रेसिडेंट. उसके लिए हम लोग एडिशनल सेकेंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करेंगे. आया समझ में? Yes ma'am. Yes, so we have to take decision on first condition. तो कौन है? Indian citizen who leaves India during the previous year for what purpose? For employment abroad. Which is the second condition? Indian citizen who is a crew member. यहाँ पे भी word क्या यूज किया है? Indian citizen who is a crew member of an Indian ship. In exam they can give you for confusion that he was a crew member of a foreign ship. So if he is a crew member of foreign ship, तो वो ये कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा. ये कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा मतलब क्या? तो उसके लिए दोनों बेसिक कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाएंगी. ये पॉइंट किसके लिए है? ओनली इंडियन सिटीजन हु इज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप एंड ही लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर में अगर उसका शिप गया, अब शिप के केस में क्या रहता है? व्हाट हैपन समटाइम्स कि शिप समझो मुंबई के अरेबियन पोर्ट से डिपार्चर हुआ उसका. ठीक है, बट देयर कैन बी टाइम्स व्हेन द शिप हैज अ वोएज इन इंडिया ओनली एंड फिर वो आउट ऑफ इंडिया जाता है. ठीक है, कभी कभी क्या होएगा? मतलब वो इंडिया के इंटरनल टेरिटोरियल वाटर्स में ही शिप घूमेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुंबई से कंडला पोर्ट गया, ठीक है, फ्रॉम मुंबई टू कंडला पोर्ट, सो दिस इज इन इंडिया ओनली. ओके, फिर वहाँ से वो दूसरे कोई कंट्री में गया, तो वो सिचुएशन में क्या होता है? तो जो भी शिप्स पे ट्रैवल करते हैं, जो भी क्रू मेंबर्स रहते हैं, उनको मिलता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. क्या मिलता है उनको? continuous discharge certificate. Now in that certificate the dates are mentioned that when they have taken on board ship पे कभी वो लोग ने on board किया, when they have on board the ship and when they are signing off the ship. ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है? when they have on board the ship and when they are signing off the ship. तो जो continuous discharge certificate के अंदर जो period है, that will be, those days will be considered as out of India. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, तो मेरा क्या रहेगा? व्हेन आई विल स्टार्ट माई जर्नी ऑन द शिप, व्हेन आई विल स्टार्ट वर्किंग एज अ क्रू मेंबर, तो वो शिप के लिए, वो शिप का जो भी पीरियड रहेगा, दे आर फॉर 6 months 9 months एंड लॉन्गर ड्यूरेशन, तो मेरे को एक कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा कि मैंने कभी शिप ऑन बोर्ड किया है एंड वो शिप से मेरा साइनिंग ऑफ डेट क्या है. तो मतलब वो जो पीरियड है वो ऐसा माना जाएगा कि फॉर दैट पीरियड आई वॉज आउट ऑफ इंडिया एंड बाकी का टाइम आई वॉज इन इंडिया. अंडरस्टूड दिस मच? ओके, सो फॉर एनी डाउट्स? Okay, so for those type of people we will see only the first condition, we will check only first condition. किसके किसके लिए? सबसे फर्स्ट कौन है? Indian citizen who leaves India during the previous year for employment abroad
एंड सेकेंड कौन है, इंडियन सिटीजन हु इज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आगे इतना समझ में। अब जो थर्ड वाला है दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। क्या बोला है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कौन होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हु इज कॉल्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हम लोग किसका चेक कर रहे हैं, इंडिविजुअल का। सो वेदर दैट इंडिविजुअल ये इंडिविजुअल खुद या फिर हिज और हर मदर फादर देन मदर के मदर फादर को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर दीज आर कॉल्ड एज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। एंड फादर के भी मदर फादर, मतलब यहाँ पे भी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, ठीक है। दिन को हम लोग बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। तो एनी इंडिविजुअल हिज पेरेंट्स और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स दे आर born in undivided India मतलब क्या, बिफोर 1947। तो हम लोग इसको बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। अब हम जो है, हम क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बिकॉज अवर पेरेंट्स, नॉट अवर पेरेंट्स बट अवर ग्रैंड पेरेंट्स वेर बोर्न बिफोर 1947, करेक्ट। बट अवर किड्स, अवर चिल्ड्रंस, they will be not called as Indian origin because they were not born in 1940, their grandparents are not born in 1947. Understood? Yes. So out of these, out of any person, any of these, they are born in undivided India. जैसे कि अब if any person is there, ठीक है, मिस्टर ए, नाउ मिस्टर ए इज सेटल्ड इन यूएस, तो वहाँ पे देयर ही हैड चिल्ड्रंस, तो उसके जो चिल्ड्रंस है इवन दो दे आर बोर्न इन यूएस, दे आर ब्रॉट अप इन यूएस, बट इफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, देन उसके जो बच्चे रहेंगे जो यूएस में बोर्न हुए हैं, दे विल बी कॉल्ड एज इंडियन ओरिजिन। अंडरस्टूड दिस मच? Yes. So who is ये पॉइंट किसके लिए एप्लीकेबल है? इफ देर इज एनी इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इफ एनी पर्सन इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन किसको बोलेंगे? या तो उसके पेरेंट्स या तो कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल साइड के या फिर पैटर्नल साइड के कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स, इफ दे वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। And he is engaged outside India in any employment or business or profession। मतलब जो भी एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मिस्टर ए ले लेते हैं, मिस्टर ए। अब मिस्टर ए जो है वो 10 सालों से यूएस में बिजनेस कर रहा है, बहुत सालों से क्या कर रहा है, वो यूएस में बिजनेस कर रहा है। अब इसके जो पेरेंट्स हैं, मतलब ही इज एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया, वो आउटसाइड इंडिया क्या कर रहा है, अपना बहुत सालों से बिजनेस कर रहा है। तो इधर ही इज एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया इन एनी एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स इफ ही इज डूइंग एनी जॉब ओवर देयर, और इफ ही इज डूइंग एनी बिजनेस, और इफ ही इज डूइंग एनी प्रोफेशन वेयर आउटसाइड इंडिया, बट ही इज इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एंड वर्ड क्या यूज किया है, एंड विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, एंड प्रीवियस ईयर वो इंडिया में विजिट करने आया, ऐसे घूमने के लिए या फिर कोई शॉर्ट विजिट के लिए आया। इफ ही कम्स फॉर विजिटिंग इंडिया व्हेन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर 2020
2021. तो 2021 में अगर वो बिजनेस करने आया एंड हिज टोटल इनकम, उसका जो भी टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स मतलब क्या, जो भी वो फॉरेन में इनकम कमा रहा है. अब वो क्या है, ही इज मिस्टर ए इज डूइंग बिजनेस इन यूएसए फ्रॉम 10 years. 10 साल से वो यूएसए में बिजनेस कर रहा है, मतलब 10 साल से उसका कुछ ना कुछ इनकम रहेगा, करंट ईयर भी रहेगा. एंड वो इंडिया में विजिट करने के लिए आया से फॉर 200 days. 200 days के लिए इंडिया में विजिट करने आया 2021 के अंदर. तो उसका जो फॉरेन सोर्स से इनकम है, फॉरेन सोर्स मतलब क्या, फॉरेन में उसका जो भी बिजनेस है वो इनकम काउंट नहीं करने का. उसके अलावा अगर इंडिया के अंदर कोई इनकम है, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर उसका हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें से उसको कुछ रेंट आ रहा है, ठीक है, अगर वैसा कुछ सिचुएशन है तो वो कितने तक रहना चाहिए, इज अप टू ₹15 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से पढ़ो. क्या दिया देखो, सबसे पहले कौन होना चाहिए, ये फर्स्ट 2 पॉइंट समझ में आ गए. Yes, first 2 points are clear. What is the first point? Indian citizen who leaves India during previous year for employment abroad. मतलब अगर किसी को previous year 2021 में जॉब लगा एंड अगर वो इंडिया से बाहर गया तो उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, सेकेंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे. सेकेंड क्या है, इंडियन सिटीजन हु इज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप एंड ही इज लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अब मैं ये 2 पॉइंट रब करती हूँ, अभी सिर्फ थर्ड पॉइंट पे ध्यान दो. क्या दिया है थर्ड पॉइंट, नाउ इट इज द थर्ड पॉइंट, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. या तो वो इंडियन सिटीजन है या तो वो इंडियन ओरिजिन है. ठीक है, एंड वो क्या क्या कर रहा है, वो बहुत सालों से फॉरेन में बिजनेस कर रहा है. ही इज एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया, ही इज एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया, ही इज बिजी आउटसाइड इंडिया. फॉर वॉट, इन एनी एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और प्रोफेशन. मतलब वो इंडिया के बाहर बहुत सालों से या तो जॉब कर रहा है या तो बिजनेस कर रहा है या तो प्रोफेशन कर रहा है. तो अगर वहां पे कर रहा है मतलब वहां पे उसका इनकम भी रहेगा एंड इंडिया में भी उसका कुछ ना कुछ तो इनकम रहेगा. एंड इफ ही इज कमिंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्यों विजिट करने को आया, घूमने के लिए आया, उसका अगर फैमिली यहाँ पे रहता रहेगा तो फैमिली विजिट करने के लिए आया, पेरेंट्स को देखने के लिए आया, जो भी, या फिर घूमने आया, ऐसे एज अ टूरिस्ट आ गया घूमने के लिए. सो ही इज विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड उसका जो इनकम है कौन से साल का, प्रीवियस ईयर. ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर 2021. अगर उसका प्रीवियस ईयर 2021 का टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इज अप टू ₹15 lakhs, अगर अप टू 15 lakhs है तो ही उसके लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो ही हम लोग उसके लिए फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे. ठीक है, यस मैम. समझा सबको? यस मैम. यस, एनी डाउट? बिकॉज इसके बाद इससे कनेक्टेड और एक नेक्स्ट पॉइंट है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, हु इज इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज एंगेज आउटसाइड इंडिया, बाहर अपना वो कुछ तो भी बिजनेस कर रहा है एंड प्रीवियस ईयर में वो इंडिया विजिट करने के लिए आया. तो ठीक है, आया तो आया, लेकिन उसके लिए हम लोग फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे या दोनों कंडीशंस चेक करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन हिज इनकम. उसका टोटल इनकम इफ इट इज अप टू ₹15 lakhs, अप टू ₹15 lakhs, तो वो ये कैटेगरी में फॉल करेगा एंड वी विल चेक ओनली फर्स्ट कंडीशन. up to ₹15 lakhs, then it falls in this category and we will check only first condition. ठीक है, अब इससे आगे जाते हैं, इससे कनेक्टेड पॉइंट है, इसके एरो कर देना एंड स्टार पॉइंट कर देना. ठीक है, इफ दिस कैटेगरी इससे कनेक्टेड है इसलिए मैं सीधा लिख रही हूं, इफ दिस कैटेगरी इंडिविजुअल, ये कैटेगरी मतलब कौन, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंगेज आउटसाइड इंडिया इन बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन.
अगर ये कैटेगरी का है, अप टू 15 lakhs है, अप टू रुपीज 15 lakhs है, तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। लेकिन अगर 15 lakhs से उसका इनकम ज्यादा है तो क्या करने का? तो फॉर दैट इफ दिस कैटेगरी इंडिविजुअल टोटल इनकम excluding income from foreign sources is more than 15 lakhs. अगर 15 लाख से ज्यादा है, more than 15 lakhs. If it is more than 15 lakhs, then what will happen? 15 लाख से ज्यादा है तो then in that case, then second condition will be applicable. Second condition will be applicable. ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक ट्विस्ट है, एंड इंस्टेड ऑफ 60 days it will be 120 days. Instead of 60 days it will be 120 days. Okay, those who are writing, finish writing, then I'll explain. Okay, this is important concept because this is amendment. ये इसी साल से applicable हुआ है, तो इंस्टीट्यूट में ask MCQs on this section. Yes, finish writing. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो क्या दिया है? हम लोग ने क्या लिखा था कि कौन सा कैटेगरी ऑफ पर्सन है, एंड वी आर स्टिल डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक कंडीशंस ओनली. हम लोग अभी तक एडिशनल कंडीशंस पे नहीं गए. 2 बेसिक कंडीशंस है, तो व्हाट इज आवर प्रोसीजर? 2 बेसिक कंडीशंस है, तो सबसे पहले फर्स्ट चेक करने का 182 डेज वाला. फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अपन सेकंड देखते थे. लेकिन 3 कैटेगरी ऑफ पीपल है जिसके लिए अपने को फर्स्ट ही देखना पड़ेगा, उसके लिए सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यस, तो सिर्फ 3 कैटेगरी है, जिसमें से थर्ड कैटेगरी ये है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज एंगेज आउटसाइड इंडिया इन एनी एम्प्लॉयमेंट. मतलब बहुत सारे से वो फॉरेन में क्या कर रहा है, अपना बिजनेस वगैरह कुछ कर रहा है, एंड उसका जो टोटल इनकम है इज अप टू रुपीज 15 lakhs. अप टू रुपीज कितना है? मतलब इंडिया में उसका एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो इंडिया में उसका जो एक हाउस प्रॉपर्टी है उसमें से उसको रेंट आ रहा है ओनली से 6 लाख रुपीज रेंट आ रहा है एनुअली. 6 लाख रुपीज मतलब अप टू रुपीज 15 lakhs है. ठीक है, तो ये कैटेगरी के लिए अपन क्या देखेंगे? सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखेंगे. What we will see? We will see only first condition. But what if this income is more than 15 lakhs? There can be situation. Example लेते हैं, आप CS बन गए एंड आप क्या कर रहे हैं? 10 साल से US में या फिर चलो US में आप जॉब कर रहे हैं. ठीक है, यू आर वर्किंग इन USA फ्रॉम 10 years, 10 to 15 years यू आर वर्किंग इन USA. अब USA में कमा रहे हो डॉलर्स में और इंडिया में रुपीज में स्पेंड करना है. ऑब्वियसली योर इनकम इज मोर, तो आपने क्या किया है ना, इंडिया में एक हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलते, एक गोडाउन परचेस किया है, एंड वो गोडाउन को क्या किया है? रेंट पे दे दिया है. यू हैव परचेस्ड अ गोडाउन एंड दैट गोडाउन यू हैव गिवन इट ऑन रेंट. ठीक है, नाउ यू आर वर्किंग इन USA एंड यहाँ पे इन इंडिया योर पेरेंट्स आर स्टेइंग, एंड जो भी गोडाउन का रेंट आता है उससे आपके पेरेंट्स का खर्चा वगैरह चलता रहता है. बट दैट गोडाउन इज ऑन योर नेम, मतलब दैट इनकम इज योर्स. नाउ व्हाट हैपेंस इन प्रीवियस ईयर 2021 यू कम टू इंडिया फॉर विजिट. तो आप कौन हो गए हो? अभी आप 10-15 साल से रह रहे हो,
तो आपके पास ऑब्वियसली वहाँ का यूएसए का सिटीजनशिप वगैरह रहेगा, या फिर चलो नहीं है लेकिन आप इंडिया के सिटीजन हो, लेकिन आप कौन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो. तो यू आर वर्किंग इन अब्रॉड, यू आर अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज, you have one go down in India from which you are earning rent. Okay, so in previous year 2021 you come to India for visit of your parents. आप अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आए. तो लेकिन उस साल में previous year 2021 में your income, you are earning lakhs of rupees in USA and India से आपको एक रेंट भी आ रहा है. तो हम लोग क्या देखेंगे कि previous year 2021 में आपका जो टोटल इनकम, बट टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, तो वी विल कैलकुलेट योर टोटल इनकम, बट इन दैट टोटल इनकम वी विल नॉट कंसिडर योर सैलरी इन यूएसए, बिकॉज यूएसए से जो इनकम है दैट इज योर इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, द सोर्स ऑफ योर सैलरी इज इन फॉरेन कंट्री, तो वो हम लोग इग्नोर करेंगे. तो दूसरा कौन सा इनकम बचा आपका, इंडिया में जो गोडाउन में रेंट है उसका इनकम बचा. तो हम लोग चेक करेंगे कि वो गोडाउन से आपको रेंट आता है वो कितना है. सपोज दैट इज अप टू रुपीज 15 लाख, सपोज वो 10 लाख रुपीज है, मतलब साल का आपको जो रेंट आ रहा है इफ दैट इज 10 लाख रुपीज, दैट मीन्स यू आर इंडियन सिटीजन, यू आर इंडियन ओरिजिन, आप बाहर एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो, यू आर विजिटिंग इंडिया, ठीक है, इंडिया के प्रीवियस ईयर में विजिट कर रहे हो, एंड योर टोटल इनकम इज अप टू रुपीज 15 lakhs. सो अगर ये सिचुएशन भी सेटिस्फाई हो गया, दैट मीन्स यू आर इन दीज 3 कैटेगरीज. तो आपके लिए हम लोग सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, 182 डेज वाला. तो इफ योर स्टे इन इंडिया इज मोर देन 182 डेज तो हम आपको रेसिडेंट बोलेंगे. But if your stay in India is less than 182 days, then we will straight away declare you as non-resident. We will not check the second basic condition जो 60 days और 365 days वाला है, वो हम आपके लिए चेक नहीं करेंगे. Understood this example? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone, any doubt still here? No, ma'am. ठीक है. अब now all other situation remaining same. जो भी हम लोग ने एग्जाम्पल में डिस्कस किया समझो वो सब सिचुएशन सेम है. यू आर CS, यू आर वर्किंग इन USA फ्रॉम 15 years, यू आर अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज देयर, you have a go down in India, you have parents, you came to visit your parents in previous year. but इस बार जो go down से रेंट आ रहा है सिर्फ दैट इज 20 lakhs per annum. go down से रेंट कितना आ रहा है, 20 lakhs per annum. That means now you are person of Indian origin, check. You are engaged outside India for employment, check. You are visiting India during previous year, check. Your total income, is it up to rupees 15 lakhs? Not check. Now what is your income? More than 15 lakhs. तो उसके लिए ये आ जाएगा. So when your income, all other situation remaining same, if your income is more than 15 lakhs तो वो केस में सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा. क्या हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा. बट विथ अ ट्विस्ट. व्हाट इज द ट्विस्ट, दैट इंस्टेड ऑफ 60 days नाउ वी हैव टू चेक इट विल बी 120 days. सेकेंड कंडीशन क्या था, इंडिविजुअल शुड बी इन इंडिया for 60 days or more during previous year and 365 days or more in 4 immediately preceding previous. उसके जगह पे क्या हो जाएगा, अभी individual should be in India for 120 days or more during previous year and 365 days or more in 4 immediately preceding previous. सिर्फ इस कैटेगरी के लोगों के लिए. I hope understood. Yes, ma'am. Any doubts? No, ma'am. ठीक है, बी केयरफुल. दिस इज द न्यू अमेंडमेंट, दिस इज द न्यू कंसेप्ट फ्रॉम दिस ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 2021 से नया कंसेप्ट है. तो इंस्टीट्यूट में चेक ऑन दिस, सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस पॉइंट्स. ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच. तो ये क्या हो जाएगा, 60 डेज के जगह पे क्या हो जाएगा,
120 डेज हो जाएगा। तो अगर अप टू 15 lakhs है तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन, लेकिन 15 लाख से ज्यादा है तो सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन उसमें 60 डेज की जगह पे क्या आ जाएगा, 120 डेज आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एक पॉइंट है, इससे कनेक्शन में है, मतलब ये जो 120 डेज वाला है ना, वो ये मैं रब कर दूं। ठीक है, नाउ फॉर दिस कैटेगरी, अब हम लोग इस कैटेगरी का बात करते हैं। ये कैटेगरी का मतलब क्या, अब इसको कनेक्शन करके एक स्टार पॉइंट बनाना। ये कैटेगरी मतलब क्या, दिस कैटेगरी जहां पे इनकम क्या है, कैटेगरी वेयर टोटल इनकम excluding income from foreign sources is more than 15 lakhs। अगर 15 लाख से ज्यादा है and who has been in India during previous year for 120 days or more, but less than 182 days, then he will be treated as R but nor okay, no need to check additional condition। पूरे रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर ये एक ही सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब बहुत इजी है, वेरी स्मूथ। ओनली दिस 3 पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। मैम यस, नहीं लास्ट लाइन क्या है, देन ही विल बी ट्रीटेड एज आर बट नॉर, नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन। ओके ओके, यस, डन राइटिंग। यस मैम, यस मैम, यस, ओके। तो क्या दिया है यहाँ पे, क्या लिखा हम लोग ने कि इंस्टेड ऑफ 60 डेज की जगह पे क्या हो जाएगा, उसका 120 डेज सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब समझो अगर कोई पर्सन ये कैटेगरी मतलब क्या, मोर देन 15 lakhs, बाकी सब चीजें सेम, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, एंगेज आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, वो सारी चीजें सेम है। अगर वो सारी चीजें सेम है एंड अगर मोर देन 15 lakhs है एंड इंस्टेड ऑफ 60 डेज की जगह पे 120 डेज है, तो अगर वो इंडिया के अंदर 120 डेज से ज्यादा, 120 डेज या उससे ज्यादा, लेकिन 182 डेज से कम रहता है,
120 से ज़्यादा लेकिन 182 डेज से कम रहता है तो हम लोग उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, आर बट R but नॉट not. डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे अपने को एडिशनल कंडीशंस चेक करने का जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? इज एनीवन राइटिंग? यस श्रुति, आई कैन एक्सप्लेन। सी फर्स्ट वी वर फर्स्ट कंडीशन समझ में आया जो था वो 15 lakhs वाला, अप टू 15 lakhs। नाउ दिस इज मोर देन 15 lakhs, तो मोर देन 15 lakhs है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड बेसिक कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एंड इंस्टेड ऑफ 60 days इट विल बी 120 days। जो सेकेंड कंडीशन है उसमें 60 के जगह पे 120 days आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि सेम कैटेगरी ऑफ पीपल अगर 60 के जगह पे जहां पे 120 सब्सटीट्यूट हो गया है तो इफ दैट पर्सन इज स्टेइंग इन इंडिया मोर देन 120 डेज, मोर देन और इक्वल टू 120 डेज से मोर देन या इक्वल टू बट लेस देन 180 डेज, 120 डेज से ज्यादा लेकिन 182 डेज, सॉरी 182 डेज से कम, 120 डेज से ज्यादा लेकिन 182 डेज से कम। तो अगर कोई बंदा इतने पीरियड के लिए आया, समझो 130 डेज के लिए आया इंडिया में, 130 डेज के लिए आया तो 120 से ज्यादा है लेकिन 182 डेज से कम है, तो इस पर्सन को हम लोग स्ट्रेट अवे क्या डिक्लेयर कर देंगे, आर बट नॉट। अंडरस्टूड? क्या डिक्लेयर कर देंगे, आर बट नॉट डिक्लेयर कर देंगे। अंडरस्टूड श्रुति? यस आर बट नॉट जो है ये सिर्फ इसी कंडीशन में तो नहीं होगा ना, और भी कंडीशंस होते होंगे ना? हाँ, बहुत सारे कंडीशंस, ये सिर्फ इस कैटेगरी के लिए, मतलब ये जो इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन वाला है ना, हम सिर्फ उस कैटेगरी के लोगों का डिस्कशन कर रहे हैं। यस, ठीक है, ओके, डन एवरीवन राइटिंग? Yes, ma'am. ओके, नाउ देयर इज वन स्मॉल कंसेप्ट, डीम्ड रेसिडेंट, सिर्फ समझ लो, उसका नोट्स का जरूरत नहीं है। यही है 15 लाख वाला, ये वाला जो पर्सन है ना, तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ये इंडियन ओरिजिन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर इंडियन सिटीजन है, इफ इज इंडियन, यस एनीवन आस्किंग डाउट? यस विजय लक्ष्मी? Ma'am, can you able to hear me, ma'am? या आई कैन हियर यू। Yeah, yes, ma'am. No, ma'am. You have told that second condition, ma'am. लिटिल बिट लाउडर। Yeah, yes, ma'am. 15 lakhs, more than 15 lakhs. That condition you told, no, ma'am. In that, if he satisfies less than 15 lakhs, but he is in India for more than 130 days, means. देन यू हैव टू सी ओनली लेस देन 15 lakhs है तो ओनली फर्स्ट कंडीशन। Okay, okay. ठीक है, लेस देन 15 lakhs है, सी आई विल गिव यू लेस देन 15 lakhs देन ओनली फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, बट अगर मोर देन 15 lakhs है तो वो केस के अंदर क्या हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन एंड 120 days इंस्टेड ऑफ 60 days। समझा? अब यही कैटेगरी के अंदर इफ स्टे इज मोर देन और इक्वल टू 120 days but less than 182 days, then he will be declared as R but not। ये जो हम लोग ने 3 पॉइंट्स लिखा है उसका समरी। Thank you. ठीक है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एंगेज, वो सारी चीजें सेम है। अप टू 15 lakhs, लेस देन और इक्वल टू, अप टू मतलब लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू 15 lakhs तो ओनली फर्स्ट कंडीशन, मोर देन 15 lakhs देन सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल, वहां पे 160 के जगह पे 120 days आ जाएगा। ठीक है, yes, anyone to want to copy then they can copy। Any doubts? No, ma'am. Okay, shall I rub the board? One, ma'am. Yeah,
डन मैम. Done? ठीक है, अब एक ये डीम्ड रेसिडेंट का पॉइंट है. डीम्ड रेसिडेंट का पॉइंट मतलब क्या कि समझो कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, ये डीम्ड रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है. सो इफ एनी पर्सन इज इंडियन सिटीजन and all other situation remaining same, that is Indian citizen who is engaged outside India for employment and he is coming to visit India and उसका जो income है if that is more than 15 lakhs, ठीक है, if it is exceeding, if it is more than 15 lakhs and उसका जो income है that means he is not citizen in any country, मतलब वो 20 days इंडिया में रहता है, 20 days लंदन में रहता है, 20 days यूएस में रहता है, 20 days श्रीलंका में रहता है, ऐसे घूमता रहता है. फिर 1 month यहाँ पे नेपाल में, 1 month भूटान में, 1 month चाइना में, 1 month जापान में, तो वो ना फुल ईयर ट्रैवल करता रहता है. उस वजह से बिकॉज ऑफ हिज डोमिसाइल, मतलब उस वजह से क्या होता है, ही इज नॉट रेसिडेंट एनीवेयर. ओके, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि इंडिया में भी क्या है, नंबर ऑफ डेज स्पेंड इन इंडिया के ऊपर है. तो समझो वो 182 डेज भी नहीं रहा, 62 डेज भी नहीं रहा, मतलब इंडिया में भी नॉन रेसिडेंट और कोई भी कंट्री में वो रेसिडेंट ही नहीं है. ठीक है, इससे क्या होता है, उसका जो इनकम है दैट एस्केप फ्रॉम बीइंग टैक्स्ड. क्या हो जाएगा, इनकम विल बी एस्केप्ड फ्रॉम बीइंग टैक्स्ड बिकॉज ही इज नोवेयर. No, he is not Indian origin. He is not of Indian origin. Indian citizen है. He is Indian citizen, not Indian origin. Indian citizen, but he is roaming in all the countries. And because of his stay number of days of stay in India में भी कम है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, और कोई कंट्री में भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है. तो और कोई भी कंट्री में इफ ही इज नॉट रेसिडेंट, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया. ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं, सिर्फ डीम्ड रेसिडेंट. डीम्ड रेसिडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इंडियन सिटीजन है, ही शुड बी इंडियन सिटीजन. इंडियन ओरिजिन का बात नहीं हुआ है यहाँ पे. ठीक है, इंडियन सिटीजन है. फिर उसके बाद वही सारी चीजें, एंगेज आउटसाइड इंडिया, एंड उसका जो टोटल इनकम है, इनकम एक्सक्लूडिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स इज exceeding 15 lakhs, exceeding 15 lakhs. तो इंडियन सिटीजन है एंड उसका जो टोटल इनकम है अगर वो 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, देन एंड ही इज नॉट लायबल, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स in any other country. उसको और कोई भी कंट्री में टैक्स भरने को नहीं आ रहा है बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस और एनी अदर लॉ, एनी अदर कंट्री बाय रीजन ऑफ डोमिसाइल और residence, then he will be, he or she जो भी रहेगा will be treated as deemed resident, treated as deemed resident in India. एंड उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, आर बट नॉर. क्या ट्रीट करेंगे हम लोग उसको, आर बट नॉर. तो मैम आर बट नॉर है तो उसके ऊपर टैक्स तो लगेगा ना, ये नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा, इंडिया में टैक्स लगेगा ना? हाँ. देखो कैसा रहता है, ये हम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम में करने वाले हैं, बट मैं बता देती हूँ कि जो रेसिडेंट रहता है, अगर कोई आर एंड ओ आर डिक्लेयर हो गया, क्या डिक्लेयर हो गया, आर एंड ओ आर,
ठीक है, तो उस पर्सन को ना वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल रहता है। वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल मतलब क्या, वो दुनिया के कोई भी कोने में जाके इनकम कमाएगा ना, तो उस इनकम के ऊपर भी उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, इफ आई एम आर एंड ओ आर एंड अगर मैं कोचिंग क्लासेस जाके दुबई में लेती हूँ या फिर लंदन में जाके कोचिंग क्लासेस देती हूँ, वहां से जो मेरे को इनकम आएगा ना, उस इनकम के ऊपर भी मेरे को इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो आर बट नॉर होता है, आर बट नॉर को सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, एंड फॉरेन इनकम भी होती है, लेकिन वो इनकम विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर समझो यहाँ पे मेरा बिजनेस है, अभी जैसे टीम प्रोफेशनल्स है, तो अब टीम प्रोफेशनल्स का इंडिया के अंदर भी है, एंड समझो टीम प्रोफेशनल्स ने लंदन में एक कोई तो भी ब्रांच ओपन किया। ओके, तो इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो टीम प्रोफेशनल्स को सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। लंदन में उनका जो भी कोचिंग से अर्निंग होगा उसके ऊपर टैक्स भरने का जरूरत नहीं है, अगर आर बट नॉर है तो। ठीक है, लेकिन इफ इट इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मतलब हेडक्वार्टर्स यहाँ पे है एंड जो भी डायरेक्शंस रहता है, मैनेजमेंट, वहां का जो मैनेजमेंट होता है वो इंडिया से होता है मैनेजमेंट, तो मेरे को उसके ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब ब्रांच ऑफिस या कुछ होता है? यस यस, वो ब्रांच ऑफिस का जो भी मैनेजमेंट होता है, अगर वो इंडिया से होता है तो उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। पहले यही एग्जांपल लेते हैं, टीम प्रोफेशनल्स का एक यहाँ पे मुंबई में एक ब्रांच है, दैट इज इंडिया में एक ब्रांच है, इंडिया में उसके कोचिंग सेंटर्स है, एंड लंदन में कोचिंग सेंटर्स है। अगर वो रेसिडेंट है, अगर आर एंड ओवर, टीम प्रोफेशनल्स अगर आर एंड ओवर बन जाता है, तो उसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल मतलब क्या, इंडिया में जो अर्न कर रहा है उसके ऊपर भी इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, एंड लंदन में जो कोचिंग फीस रिसीव हो रहा है उसके ऊपर भी इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आर बट नॉर है तो इंडिया वाला इनकम तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, लेकिन फॉरेन लंदन वाला जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वो जो लंदन वाला ब्रांच है, इफ इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा इंडिया के अंदर। फिर जो नॉन रेसिडेंट रहता है, नॉन रेसिडेंट को सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम तुम दुनिया के कोई भी कोने में जाके कमाओ, हमको लेना देना नहीं है, सिर्फ इंडिया में अगर तुम्हारा कोई इनकम है तो टैक्सेबल है। उसकी कोई लिमिट भी होगी ना? कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर। अच्छा, ठीक है, मतलब इनकम का बात कर रहे हैं हम लोग। फिर इनकम, अभी इनकम फ्रॉम, फिर ये जो इनकम आता है वो टैक्सेबल है कि नहीं वो चेक करने का। टैक्सेबल है तो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, उसके अंदर डालने का। वो करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम, फिर टैक्स एंड वो सब प्रोसीजर। समझा? अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन? Yes, लिख के लिया इतना? So this was the basic conditions. Two basic conditions. What is the first basic condition? Should be in India for 182 Should be in India for 182 days or more during the previous year. और second क्या है? Individual should be in India for 60 days or more during the previous year and 365 days or more in 4 immediately preceding previous year. लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिसके लिए हम लोग कौन से बेसिस पे डिसीजन लेंगे? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन एवरीवन? वो 182 डेज वाला। तो कौन से वो 3 लोग हैं? सबसे पहले कौन है? एवरीवन कम ऑन टेल, कौन है सबसे फर्स्ट? कौन है? इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया। क्यों? फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, उसको फॉरेन में जॉब लगा है एंड वो जा रहा है फॉरेन, प्रीवियस ईयर में जा रहा है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कौन है? इंडियन सिटीजन हु इज अ मेंबर ऑफ अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप एंड ही इज लिविंग इंडिया, मतलब वो प्रीवियस ईयर में जा रहा है। थर्ड क्या है? इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हु इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? वो खुद इंडिविजुअल, उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पे बॉर्न हुए हैं? अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडिविजुअल और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया। क्यों? काम धंधा करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, कुछ भी करने के लिए।
एंड वो क्या कर रहा है, वहां पे सेटल्ड है, लेकिन क्या कर रहा है, कमिंग इन Visiting फॉर India. विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, एंड उसका जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस, मतलब हम गवर्नमेंट इतनी भी वो नहीं है, गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है तुम फॉरेन में तुम जो भी पैसा कमाते हो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, इंडिया में तुम कितना इनकम अर्न कर रहे हो, 15 लाख तक अर्न कर रहे हो, ठीक है, तो हम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हो तो हम सेकंड कंडीशन भी देखेंगे। समझ में आया इतना? ठीक है, सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन उसमें 60 के जगह पे क्या कर देंगे हम, 120 डेज चेक कर देंगे। एंड ठीक है, तुम 120 डेज से अगर ज्यादा रहे हो लेकिन 182 डेज से कम रहे हो तो वी विल डिक्लेयर यू आर बट नॉर। अंडरस्टूड एवरीवन? दैट दिस वाज अबाउट द बेसिक कंडीशंस। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, एडिशनल कंडीशंस भी है दो। गिव द हेडिंग एडिशनल कंडीशंस। अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जस्ट इवन देर आर पीपल जहाँ पे एक दिन के वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ 1 डे उनको क्रोर्स ऑफ रुपीज टैक्स भरना पड़ा है, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 डे, मतलब एक दिन सिर्फ इंडिया में ज्यादा रहे हैं उस वजह से। अगर समझो ये कुछ कोई एम्प्लॉयमेंट वाला है, कोई एम्प्लॉयमेंट में गया तो उसके लिए कितना है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, मतलब 182 डेज। सो देर आर केस स्टडीज वेयर दैट पर्सन वॉज इन इंडिया फॉर 181 डेज, नहीं 183 डेज, 183 डेज के लिए था वो इंडिया के अंदर, 183 डेज। अगर 183 डेज के लिए है मतलब वो कौन बन गया, रेसिडेंट बन गया। जैसे ही रेसिडेंट बन गया क्या हो जाएगा उसका, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। ग्लोबल इनकम मतलब दुनिया के कोई भी कोने में जाके कमाएगा उसको टैक्स भरना पड़ेगा इंडिया के अंदर, ठीक है। सो देर आर इवन केस स्टडीज जस्ट बिकॉज ऑफ 1 डे दे हैव टू पे हैवी लायबिलिटी ऑफ टैक्सेस। तो बहुत लोग, मतलब जो लोग फॉरेन में रहते हैं ना, जो लोग फॉरेन में जॉब करते हैं, वो लोग इंडिया जब विजिट करते हैं सो दे डू ऑल दिस कैलकुलेशंस कि उनका 182 डेज ना हो। अगर 182 डेज से ज्यादा हो गया तो उनको इंडिया में टैक्स भरना पड़ जाएगा, जो फॉरेन में कमाते हैं उसके ऊपर भी इंडिया में टैक्स भरना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो एडिशनल कंडीशंस। सो एडिशनल कंडीशंस क्या है, सबसे फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है दैट इंडिविजुअल should be resident, individual should be resident for individual should be resident for at least 2 years out of 10 immediately preceding previous year. Individual should be resident for at least 2 years out of 10 immediately preceding previous year. Or second condition, individual should be in India for 730 days or more in 7 immediately preceding previous year. बट मैम इसमें आर बट नॉर वाली कैटेगरी में कोई आ जाता है पहले से ही, तो फिर उसके ऊपर तो एडिशनल कंडीशन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसलिए वहां पे लिखा है कि एडिशनल कंडीशंस चेक नहीं करना है, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी आर बट नॉट डिक्लेयर कर देंगे।
तो फिर ये चेक करके कुछ मतलब नहीं है। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, केवल हाँ आर एंड और के लिए भी चेक करना है। वो आर बट नॉर भी हम लोग किसको डिक्लेयर कर रहे हैं, सिर्फ वो थर्ड कैटेगरी वाला जो पर्सन है ना, सिर्फ वो ही, उसके अलावा भी और बहुत सारे कैटेगरी ऑफ पर्सन्स रहते हैं। बट नॉट के लिए हाँ, वो जो थर्ड कैटेगरी है मतलब जो फॉरेन इनकम, जो फॉरेन में सेटल्ड है, लेकिन व्हाट अबाउट इंडियन पीपल, जो लोग इंडिया में है एंड थोड़े कुछ कुछ टाइम के लिए वो लोग फॉरेन जाते हैं, रहते इंडिया में ही है, सब कुछ इंडिया में ही है, लेकिन जो लोग बिजनेस ट्रिप्स करते हैं फॉरेन में, ठीक है, तो वो थर्ड कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते। हु आर थर्ड कैटेगरी पीपल हु आर सेटल्ड आउटसाइड इंडिया एंड दे कम टू विजिट इंडिया, सिर्फ उनको ही हम आर बट नॉट डिक्लेयर करेंगे, वो भी जब उनका इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके लिए दोनों कंडीशंस चेक करेंगे, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो क्या हो जाएगा, इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो क्या हो जाएगा, वो आर एंड ओ आर। R and O R. यस, एनी डाउट? ओके, फिर आर एंड ओ आर, आर बट नॉर एंड एन आर। देखो कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का, प्रोसीड कैसे करने का। सबसे पहले वो तीन कैटेगरी वालों को अभी बाजू में रखो, वो तीन कैटेगरी के अलावा अगर बाकी लोग हैं तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करने का 182 डेज वाला, अगर वो 182 डेज वाला सेटिस्फाई नहीं होता है तो सेकेंड कंडीशन चेक करने का, सेकेंड बेसिक कंडीशन, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 0 आउट ऑफ 2 वो पर्सन क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट, एडिशनल कंडीशंस चेक करने को नहीं जानेगा। लेकिन दोनों बेसिक कंडीशंस में से अगर समझो फर्स्ट कंडीशन चेक करने गए 182 डेज से ज्यादा आ गया, मतलब वो पर्सन जो इंडिया में था समझो वो 200 डेज के लिए था इंडिया के अंदर, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो सेकंड कंडीशन चेक करने को नहीं जानेगा। बेसिक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2, इधर पॉइंट आ गया। फिर यू डोंट नीड टू चेक द सेकेंड बेसिक कंडीशन, देन यू हैव टू चेक द एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस में दोनों एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज इफ बोथ द एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड then he will become R and OR, but any one additional condition are satisfied or 0 additional conditions are satisfied, then he will become R but not. Understood? Yes, ma'am. Yes, everyone? लिख लिया इतना? यस ठीक है, Yes, ma'am. चलो ये था इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल कब आर एंड ओ आर रहेगा, इंडिविजुअल कब आर बट नॉर रहेगा एंड इंडिविजुअल कब नॉन रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद कौन है, इंडिविजुअल के बाद कौन है, पर्सन के डेफिनेशन में HUF है, तो अब HUF का देखते हैं। तो HUF, यस, एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। चलो बोलो क्या क्या हो सकता है HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस? Resident, non-resident, R and O R, R but not. रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, या फिर आर बट नॉर एंड आर एंड ओ आर, या फिर आर बट नॉर, ठीक है। तो अगर एक HUF है तो वो रेसिडेंट, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। तो उसको हम रेसिडेंट कब बोलेंगे, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, अफेयर्स मतलब बिजनेस अफेयर्स, और कोई अफेयर्स नहीं। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज wholly or partly from India, is wholly or
पार्टली फ्रॉम इंडिया, तो हम उसको बोलेंगे कि वो रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट of its affairs is wholly outside India, तो हम उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। फिर रेसिडेंट, अब रेसिडेंट के अंदर वो आर एंड ओवर हो सकता है या आर बट नॉर हो सकता है, तो यहाँ पे इट कैन बी आर एंड ओवर या फिर आर बट नॉर। तो आर एंड ओवर कब बोलेंगे इसको? इफ कर्ता satisfies the additional conditions under section 6 subsection 6, तो उसको हम बोलेंगे आर एंड ओवर। एट यहाँ पे इफ कर्ता, जो भी इसका कर्ता रहेगा, इफ ही फेल्स टू सेटिस्फाई, if karta fails to satisfy additional conditions, okay? लिख लो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या होता है? इफ कर्ता इज आर एंड ओवर, देन HUF इज आर एंड ओवर, आर एंड ओवर। यहाँ पे इफ कर्ता इज R but nor, then HUF is R but nor. Done writing? No, ma'am. Done. मैम, Yes. आर और आर एंड ओ आर का लास्ट पॉइंट क्या है? If karta is R and over, then HUF is R and over. If karta is R and over, then HUF is R and over. And R but nor के अंदर if karta is R but nor, then HUF is R but nor. If karta is R but nor, then HUF is R but nor. डन, ठीक है। सिंपल है। यहाँ पे हम लोग क्या चेक करने वाले हैं? HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस,
तो HUF कैन बी रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट. अब वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के ऊपर. इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, मतलब वो जो HUF है उसको जो भी कंट्रोल या मैनेज करता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब क्या, जो भी डिसीजंस रहते हैं उसका जो भी मैनेजमेंट डिसीजंस रहता है उसका, जिसके पास भी हायर अथॉरिटी है जहाँ पे उसका मैनेजमेंट डिसीजंस लिया जाता है, इफ दैट इज होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, या तो पूरा का पूरा इंडिया में से है या फिर पार्टली इज फ्रॉम इंडिया, तो उसको हम लोग रेसिडेंट बोलेंगे. लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक HUF है, लेकिन उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट अगर आउटसाइड इंडिया से होता है, इफ इट इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो उसको हम नॉन रेसिडेंट बोलते हैं. ठीक है. इफ इट इज रेसिडेंट, नाउ रेसिडेंट तो बन गया HUF, बट वेदर इट इज R&OR या फिर R but नॉर, सो दिस डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कर्ता. HUF का हेड कौन रहता है, कर्ता. तो इफ कर्ता इज R&OR देन HUF विल बी R&OR. मतलब इफ कर्ता सेटिस्फाइज द एडिशनल कंडीशन, कर्ता अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है मतलब कर्ता कौन है, R&OR. सो इफ कर्ता इज R&OR then HUF is also R&OR. But if karta fails to satisfy the additional conditions, that means karta is R but not. So if karta is R but not, then HUF is also R but not. Understood? Yes, yes. Yes. So you have to remember कि HUF के अंदर control and management wholly और partly from India, and इसका OR and R but not का additional कर्ता के ऊपर depend करेगा. ठीक है. डन. नेक्स्ट HUF के बाद कौन है, HUF के बाद कौन है, फर्म. फिर उसके बाद कंपनी, राइट. तो एक कंपनी को छोड़ के, एक कंपनी का रेसिडेंशियल छोड़ के उसका अलग कैलकुलेशन है. उसके अलावा फर्म, फिर जो AOP होता है वो, एंड BOI नहीं आएगा इसके अंदर. ठीक है. जो भी AOP है, एंड उसके अलावा अगर कोई लोग है, उसके अलावा मतलब जैसे कि आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गए, तो वो सब क्या हो सकते हैं, या तो रेसिडेंट हो सकते हैं या तो नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं. तो रेसिडेंट किसको बोलेंगे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेसिडेंट. एंड कंट्रोल मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया, तो नॉन रेसिडेंट. अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, इफ दैट पार्टनरशिप फर्म इज कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, wholly controlled, 100% controlled from outside India, then non-resident. But 100% controlled or 50% partly controlled from India, then it will be resident. Yes, done writing? Yes, ma'am. 1 second. Yes, ma'am. Yes, is anyone writing? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. मैम इसमें BOI नहीं आएगा ना? AOP नहीं, BOI नहीं आएगा, BOI इसके अंदर नहीं आएगा. ओके. Done? Yes, ma'am.
Everyone done? So we have done the residential status of individual, HUF, firm, AOP and others. ठीक है. Now in tomorrow's lecture we are going to solve the MCQs. ठीक है. ये जो इंडिविजुअल वगैरह का किया, अच्छे खासे MCQs है, थोड़े एग्जाम पेपर्स के भी है, मतलब 5 पेपर्स के भी है, उसके भी क्वेश्चंस है MCQs. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल रिवाइज द प्रोविजंस एंड कम अच्छे से. ठीक है. सिर्फ रिवाइज मतलब सिर्फ ऐसे ही पढ़ के नहीं आना है. ये जो 2 लेक्चर हुए हैं, ये 2 लेक्चर में हम लोग ने जो भी डिस्कशन किया है वो सबको कॉल बैक करो, सब याद करो क्या क्या डिस्कशन किया है, कौन से टॉपिक के ऊपर एंड कैसे प्रोविजंस को इंटरप्रेट किया है, एंड कल रिवाइज करके आना. ठीक है. वी विल सॉल्व द MCQs. तो एकदम अच्छे से, अगर नहीं रिवाइज करके आओगे तो कुछ भी MCQs नहीं समझेगा एंड देन यू विल फील दैट द टॉपिक इज हार्ड. लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज द इजिएस्ट टॉपिक. रेसिडेंशियल स्टेटस इज द इजिएस्ट टॉपिक. इसके बाद अभी थोड़ा और लेवल अप होते जाएगा. ठीक है. द प्रोविजंस थोड़े और लेवल अप होते जाएंगे. इफ यू फील दैट दिस इज कॉम्प्लिकेटेड देन दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट पीनट्स. और लेवल अप बढ़ते जाएगा, तो उस हिसाब से रिवाइज करते आना. ठीक है. कल सब प्रोविजंस पढ़ के आना रेसिडेंशियल स्टेटस का. वी विल सॉल्व द MCQs. ओके. चलो वी स्टॉप हियर. चलो बाय एवरीवन. बाय. गुड नाइट. Thank you, ma'am. बाय. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.